बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लेक्चर नंबर 46, लेक्चर नंबर 2 हिस्ट्री का। और हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। जो मगरबी मुफक्कर तालीम हैं उन्होंने क्या रोल प्ले किया एजुकेशन के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही फेमस नेम है जोहन डेवी। जोहन डेवी अमेरिका के अंदर जो है इसका बड़ा रोल है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ठीक है, इसने एकदम से जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी उनको ख़त्म करके चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस पे फोकस किया। बहरल हम देखते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर इम्पोर्टेंट है। 1859 से 1952, 1859 से 1952, 1859 से 1952। जोहन डेवी कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकन थे। सबसे पहले जोहन डेवी ने चिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेबॉर्ट्री स्कूल बनाया था। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए लेबॉर्ट्री स्कूल कौन सा होता है। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के साथ एक स्कूल अटैच होता है जिसको लेबॉर्ट्री स्कूल बोला जाता है। तो जो चाइल्ड के ऊपर जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो बेसिकली उन लेबॉर्ट्री स्कूल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको लेबॉर्ट्री स्कूल बोला जाता है। तो पहला लेबॉर्ट्री स्कूल किसने इस्टेब्लिश किया था? जॉन डेवी ने। कहाँ किया था? चिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर। कब किया था? 1896 में। चिकागो यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री स्कूल 1896। ठीक है, अब इसको मुख्तलिफ चीज़ों का फादर माना जाता है। फंक्शनल साइकोलॉजी, इसकी एक किताब है, किधर गई है, चाइल्ड एंड साइकोलॉजी, चाइल्ड एंड करिकुलम, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। आई थिंक ये इसकी किताब थी, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ठीक है, ये वाली। तो इस किताब की बेस पे इसने जो कि वो सारी बातें की हैं कि मतलब वही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग थ्रू हैंड्स या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, लर्निंग बाय डूइंग। तो फंक्शनल साइकोलॉजी का फादर इसको माना जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी यानी स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड इसने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये होने चाहिए, ये इसके फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग मेथड जिसको हम एक्टिविटी मेथड कहते हैं, ये इसने प्रेजेंट किया था। एक हम फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। हमारी जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं वो 5 मेजर हैं। ठीक है, पेरिनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, और कौन सी है? रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, ये 4 हमारी जो है वो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ है। 5 नहीं 4 है। ठीक है, तो जो प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन, नहीं प्रैग्मेटिज्म नहीं है। तो प्रैग्मेटिज्म नहीं है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, वो जनरल फ़िलासफ़ी है, वो जनरल है। ये मैं बताऊंगा चैप्टर फ़िलासफ़ी के अंदर। आप जो नए लोग आए हुए हैं तो हमारी ना 5 जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं। सबसे पहले है आइडियलिज़म, जिसको कल मैंने बताया था थोड़ा सा आपको। रियलिज़म जो उसकी एरिस्टोटल की है। फिर प्रैग्मेटिज्म है, और उसके बाद फिर जो है वो नेचुरलिज्म है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म। जी, कौन सी? एसेंशियलिज्म है सर, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म नहीं है भाई, जनरल फिलोसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म है। सर एग्जिस्टेंशियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, यस, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये 5 हमारी जनरल फिलोसफीज हैं और 4 एजुकेशनल फिलोसफीज हैं। तो उसमें एक फ़िलासफ़ी है 3rd नंबर पे, प्रोग्रेसिविज्म। तो ये जो फ़िलासफ़ी है इसके फाउंडिंग फादर भी जोहन डेवी, ये पढ़ेंगे आप लोग। तो इसने जो है वो आपको मैं पढ़ाऊँगा कि सब करिकुलम के 2 बेसिक डिज़ाइन होती हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड एक्टिविटी सेंटर्ड। तो जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन है उसके अंदर जो करिकुलम होता है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है। सोशल स्टडी, मुशत्तिलूम आप पढ़ते हैं, इसी तरह आप जो है वो जनरल साइंस पढ़ते हैं। तो सोशल स्टडीज़ के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमी, इसी तरह जियोग्राफी और इस्लामिक स्टडी, कल्चर, सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ब्लेंड करके पढ़ाई जाती हैं। जनरल नॉलेज। हाँ जी, जनरल नॉलेज भी एक सब्जेक्ट है इसी तरह आपका। तो वो इंटीग्रेटेड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी, इंटीग्रेटेड करिकुलम, ये भी इसने इंट्रोड्यूस करवाया था।
और प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो विलियम किलपैट्रिक का दिया हुआ है, और प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी, ये उन दोनों का सपोर्टर है। प्रोपोनेंट का मतलब सपोर्टर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। इसने करिकुलम को 3 लेवल्स में डिवाइड किया था, मेकिंग एंड डूइंग, स्पेस एंड टाइम एंड साइंस सब्जेक्ट। यानी बच्चे चीज़ें कंस्ट्रक्ट करें और अपने हाथ से करें। स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट इसने दिया था कि ये बच्चों को पढ़ाया जाए, और साइंस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाए। मेकिंग एंड डूइंग, स्पेस एंड टाइम, साइंस सब्जेक्ट, ये 3 इसके लेवल ऑफ करिकुलम है। ये याद रखिएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ लोगों के आज जो है वो लेवल ऑफ करिकुलम। तो सबसे पहले जॉन डेवी का आपको याद होना चाहिए कि 3 जो है इसके लेवल है। जी सर साइंस सब्जेक्ट वो प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस साइंस सब्जेक्ट से मुराद ये नहीं है कि वहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएं। इसका मतलब ये है कि वो वाले कॉन्सेप्ट जो है ना, साइंटिफिक जो एरियाज हैं, वो इन जो करिकुलम है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग वर्ल्ड। हाँ जी। अच्छा, ये जो किताब है ना, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये पेपर में पूछी गई है कि ये किसकी किताब है, कब लिखी गई है, 1916 में। तो ये जॉन डेवी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नीचे उनकी जो है वो इमेजेस भी मैंने साथ अटैच कर दिए। स्कूल एंड सोसाइटी, ये 1899 में इसने पहली किताब लिखी थी। उसके बाद द चाइल्ड एंड द करिकुलम 1902 में ये दूसरी किताब लिखी थी। फिर द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में, 1916 में जॉन डेवी की ये अगली किताब थी। रिकन्स्ट्रक्शन इन फिलोसफी जॉन डेवी की 1920 की अगली तसनीफ़ थी। हाउ वी थिंक, ये उसने 1910 में लिखी थी पर रिवाइज हुई 1933 में। आर्ट एज एक्सपीरियंस 1934 में ये किताब लिखी इसने। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन जॉन डेवी की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, 1938 में इसने लिखी है। तो ये जॉन डेवी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इतनी ही आपने इसको याद रख लेना है। तो इंशाल्लाह ताला एक 2 नंबर का सवाल जो यहाँ से आ सकता है तो वो आपका इंशाल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों में से ही आएगा। हॉरेस मैन 1796 से 1859, 1859। ठीक है, इधर अगर आप देखें तो इसकी बर्थ है डेवी की, और इधर इसकी डेथ है हॉरेस मैन की। 1796 से 1859 अमेरिकन थे हॉरेस मैन। हॉरेस मैन को फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन कहा जाता है। हम पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंदर के फादर ऑफ एजुकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जॉन हेनरिच पेस्टलोजी को जो है वो माना जाता है। ठीक है, इसी तरह हम पढ़ेंगे कि फादर ऑफ अमेरिकन मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन वो कौन है। फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन हॉरेस मैन है, ये साहिब है। ठीक है, अब इसने क्या किया था, इसको क्यों फादर माना जाता है, इसने 2 तरह के स्कूल इस्टेब्लिश किए थे, एक नॉर्मल स्कूल और एक कॉमन स्कूल मूवमेंट। जो नॉर्मल स्कूल था ना, वो इसने टीचर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, कि कॉमन स्कूल बच्चों के लिए और नॉर्मल स्कूल टीचर की ट्रेनिंग के लिए। तो जो इसने टीचर की ट्रेनिंग के लिए स्कूल बनाया था उसका नाम क्या था, फर्स्ट नॉर्मल स्कूल अमेरिका के अंदर, फर्स्ट टीचर ट्रेनिंग स्कूल, उसको नॉर्मल स्कूल का इसने नाम दिया था। ठीक है, और इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर था, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, जिसमें देखा जाता था कि जो फिट टीचर हैं उनको रखा जाता, अनफिट को सिस्टम से डिलीट किया, रिमूव किया जाता था, निकाल दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद कॉमन स्कूल, कॉमन स्कूल इसने बनाया बच्चों के लिए। ठीक है, क्या पर्पज़ था कि तमाम बच्चों को बिला तफरीक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन कहा जाता है। इसकी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ऑन द आर्ट ऑफ टीचिंग एंड लेक्चर्स ऑन एजुकेशन। हॉरेस मैन, पायनियर ऑफ अमेरिकन पब्लिक स्कूल इन 19th century, famously called education as the great equalizer of the conditions of man। ये इसने एजुकेशन को क्या कहा कि इंसान की जो मुआशी समाजी जितनी भी कंडीशंस हैं उनको बैलेंस करने का एजुकेशन एक ज़रिया है। ठीक है जी, तो ये हॉरेस मैन, कॉमन एंड नॉर्मल स्कूल और फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन, और इसकी 2 बुक्स का नाम ये ज़हन नशीन कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेलन पार्क हस्ट, ये भी अमेरिकन थी, 18 इसकी डेट ऑफ बर्थ डेथ बेशक याद ना करें, और इसकी भी ना करें, हॉरेस मैन की भी बेशक, डेवी की करनी है। ये स्टूडेंट थी मारिया मोंटेसरी की। मारिया मोंटेसरी इटालियन डॉक्टर थी और वो बाद में बड़ी एजुकेशनिस्ट बनी।
तो हेलन पार्कहर्स्ट अमेरिकन थी, ये उसकी स्टूडेंट थी, और इसने भी एक स्कूल बनाया जिसको इसको इसको फादर नहीं, हम इसको मदर कहेंगे, सॉरी ठीक है, ये फादर तो नहीं हो सकती ना, मदर ही हो सकती है, मदर ऑफ डाल्टन स्कूल या डाल्टन प्लान। तो डाल्टन प्लान की जो मदर है या फाउंडर है उसका नाम क्या है, हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन स्कूल का क्या पर्पस था ये वो खुद पढ़ा रही हैं, अगर आप देखें तो ये हेलन पार्क बच्चों को अपने उसी स्कूल में जो इसने इस्टेब्लिश किया था 1919 में न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। तो इसने बेसिकली किया क्या था, हेलन पार्कहर्स्ट ने एक स्कूल बनाया, उसको लेबोरेटरी स्कूल का नाम दिया। ये लेबोरेटरी स्कूल था वो जिस पे एक्सपेरिमेंटेशन होती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। ये नर्सरी से हाई स्कूल था, यानी आजकल जो कच्ची या केजी क्लास या ईसी क्लास जिसे हम कहते हैं, तो ईसी से हाई स्कूल यानी 10वीं तक ये स्कूल था न्यूयॉर्क के अंदर। इसने 1919 में ये बनाया था, जिसमें बच्चे एक्सपेरिमेंटर थे, वो खुद चीज़ें वो एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज़ कर रहे होते और ये जो थी ये उनको ऑब्जर्व कर रही होती थी। तो इसने उसको इस स्कूल को चिल्ड्रन, यानी डाल्टन स्कूल का दूसरा नाम क्या है, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी इसने नाम रखा। और इसने स्कूल को 3 बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, ठीक है। हेलन पार्कहर्स्ट ने स्कूल को कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, 3 में, असाइनमेंट, लेबोरेटरी एंड हाउस। असाइनमेंट में क्या था कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि वही करें सारा काम, कोई प्रोजेक्ट वर्क जैसे ये करें तो प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, या घर से असाइनमेंट उनको करके लाने को बोला जाता था। तो असाइनमेंट ये पहला काम होता था इस स्कूल के अंदर। लेबोरेटरी दूसरा काम होता था, एक रूम था जहाँ पे हर क्लास के लिए, जहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन प्रैक्टिकली करते थे छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में, ठीक है। और उसके बाद हाउस, ये आप उनके लेक्चर रूम थे जहाँ पे बच्चों को लेक्चर दिए जाते थे, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट थे डाल्टन स्कूल या चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, जो किसने दिया था, हेलन पार्कहर्स्ट ने बनाया था। असाइनमेंट, लेबोरेटरी एंड हाउस, ठीक है। मोहम्मद अली खान साहब, आपका कैमरा भी ऑन है, माइक भी ऑन है, सॉरी कर दूं आपको, मेहरबानी करें जनाब। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाल्टन प्लान के मकासद क्या थे। सबसे पहला कि टेलर कहते हैं तैयार करना, बच्चे को हर तरह की सिचुएशन के लिए उसकी नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करके हर तरह की सिचुएशन के लिए उसको प्रिपेयर करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव था। बच्चों के अंदर डिपेंडेबिलिटी और इंडिपेंडेबिलिटी को प्रमोट। डिपेंडेबिलिटी का क्या मतलब है कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करें। सोसाइटी के अंदर होता है ना, बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी की एज अ ग्रुप जो है वो की जाती हैं। हमारे गांव के साथ नहर है, तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो नहर का जो किनारा था ना वो टूट गया। अब सागर आगे फसलें थी, घर थे, तो ऐलान हुआ मस्जिद में कि जी नहर का किनारा टूट गया और फ़ौरन पहुँचें। अब जो है ना वो फौरी तौर पर जो पढ़े लिखे थे उन्होंने कॉल वगैरह कर दी पीछे कि जी नहर बंद कर दें। अब नहर जहाँ से बंद होनी थी ना और जहाँ से वो किनारा टूटा है उसका नहर का, तो बंद करने के बाद भी तकरीबन 3 घंटे पानी वहाँ से चलता रहा है, क्योंकि बहुत पीछे से डिस्टेंस से वो आ रहा होता था, पानी आ रहा था। तो अब मैं जो बात समझाना चाह रहा था कि प्रमोट इंडिपेंडेबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी, तो सारे के सारे लोग गांव के छोटे बड़े वहीं पे थे, ठीक है, कि फसलें और घरों के अंदर पानी ना आ जाए। पूरे का पूरा गांव इकट्ठा था। तो इस तरह के वर्क होते हैं जिसके अंदर लोगों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो इस स्कूल में ये सिखाया गया कि बच्चे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करें और जो उनके अपने काम हैं वो इंडिपेंडेंट होकर करें। इनहेंस सोशल स्किल एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के अंदर एक दूसरे के साथ मिल के काम करने की स्किल यानी सोशल स्किल्स प्रमोट करें। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और डाल्टन स्कूल किसने दिया था ये इंपॉर्टेंट है, और ये हर्स्ट जो है वो स्टूडेंट किसकी थी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी भी डाल्टन स्कूल को बोला जाता है। जॉन जैक रॉसो स्विस एजुकेशनिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले। 1712 से 1778 इसकी भी आपने बर्थ डेथ याद करनी है।
ठीक है। इसने एक अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना 5 जनरल फिलोसफीज़ की, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो चौथी फिलोसफी हम मैंने नाम लिया है नेचुरलिज्म का। ये कहते हैं कि नेचर इज़ इट सेल्फ रियल, हर चीज़ नेचर के अंदर ठीक है, ठीक है, हमने नेचर को तबाह बर्बाद किया हुआ। तो नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी के ये फाउंडर हैं, फादर हैं, ठीक है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी है। दूसरे नंबर पे इसने ये एक नावल लिखा था एमिल, इसको एमिली भी कुछ अंग्रेज़ी पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश ग्रेजुएट, वो कहते हैं कि सर ये एमिली होता है कुछ इमाइल, बहरहाल जो भी इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, मैंने तो जो सुना है एमिल इसको शायद बोला जाता है। तो नावल एमिल या एमिली जो है ये किसका लिखा हुआ है, जीन जैक रोसो का। और इसके अंदर बेसिकली ये बच्चा अगर आप देखें इसी का नाम एमिल था, ठीक है। और इसी की अपब्रिंगिंग जो है वो रोसो ने मेंशन की इस पूरे नावल के अंदर, ये सवाल पेपर में आ चुका है। तो ये नावल जो है नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी और नावल किससे रेलिवेंट है, रोसो से। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसकी किताब का नाम है। बैक टू नेचर, जैसे मैंने ऊपर बात की है कि ये कहते हैं कि नेचर ठीक है, बच्चे को नेचर पे छोड़ दें, नेचर उसको सजा जजा देगी, ठीक है। हम छोटे होते थे ना तो वो हमारे चूँकि गांव में घर है तो बड़े लोगों के ना घने घने दरख्त, जंगल, खजूरों के बाग इस साइड पे ना हमारे गांव में होते थे। अब तो बहुत हद तक ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो ना शहद बैठा करता था, शहद के छत्ते होते थे। तो छोटे हम होते थे ना नहर पे ऐसे ग्रुप की शक्ल में या खेलने जाते थे उधर, तो वापसी पे ना जो चीज़ हाथ में आई शहद के छत्ते में मारी। एक दफ़ा मैं और मेरे दोस्त ने ना हमें वो ये शरारत सूझी कि हम ये काम कर देते हैं, तो हमने वो जो चीज़ हाथ में उस वक्त आई मारी। तो बच्चे थे, इतना पता नहीं था, वो सारे शहद का छत्ता मेरे और मेरे दोस्त के ऊपर आके बैठ गया और मैं गलबन 3 दिन बेहोश हो रहा था और मेडिसिन चलती रही थी। उसके बाद आज मैं नज़दीक जाऊंगा किसी भी शहद के छत्ते के पास जहाँ शहद बैठा होता है। यही बात रोसो समझाते हैं कि जब नेचर समझाएगी ना जी बच्चों को कि ये इसका ये एंड रिज़ल्ट ये निकलेंगे गलत काम के और अच्छे काम के ये निकलेंगे, तो फिर बच्चा गलती नहीं करता। ये कहते हैं कि आप सिखाते हैं बच्चे को कि सच नहीं बोलना, आप उसे बताओ झूठ गलत है, उसे ये ना कहो कि सिर्फ सच बोले, उसे कहो झूठ गलत है। इस कॉन्सेप्ट को नेगेटिव एजुकेशन का नाम दिया था इसने, रोसो ने, ठीक है। तो नेचर पे ये कहते हैं कि छोड़ दें चीज़ों को, बैक टू नेचर। जब तक आप खुद चीजें करेंगे, जी जब तक आप खुद, सर ये फिर वही है ना कि जब तक बच्चा खुद चीजों को फेस नहीं करता या जितना वो अपने नेचुरल एक्सपीरियंस से सीखता है इतना हम उसे समझा के नहीं सिखा सकते। यस, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी, कोई मुझे मना करता तो शायद मैं ना रुकता, और अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं कभी भी उस छत्ते के पास। स्लोगन इसका क्या था, बैक टू नेचर। सबसे ये नेचुरलिज्म का, रोसो का प्ले वे मेथड कौन सा, ये सवाल पेपर में आ चुका है, प्ले वे मेथड। बच्चों को छोड़ दें, वो खेलता रहे नेचर से। नेचुरल जो प्रोसेस होता है ना वो इनफॉर्मल होता है, कभी भी फॉर्मल नहीं होता, ठीक है, यानी प्लान नहीं होता। इनफॉर्मल चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं, हैपहैज़र्ड, अचानक होती हैं, सडन होती हैं। तो प्ले वे एक इनफॉर्मल मेथड है कि बच्चे खुद ही चीज़ों से सीखेंगे खेल खेल में। अब इसके करिकुलम की 5 लेवल्स हैं, डेवी के 3 थे, इसके कितने आ गए हैं, 5, ठीक है। ये एमएल के अंदर ये भी मेंशन थे। इन्फेंसी 0 से 2 साल के लिए, चाइल्डहुड एज ऑफ नेचर 2 से 12 साल तक के लिए, बॉयहुड ये जो है वो इसको नोबल सेविज का नाम दिया था इसने, 12 से 15 साल, यूथ 16 से 20 साल, और अडल्टहुड 20 से 25 साल। ये इसने 5 डिफरेंट लेवल्स बताए हैं। करिकुलम इस तरह से इन मुख्तलिफ स्टेजेस के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन किया जाना चाहिए। बेसिकली इसने जो एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया था ना वो रिच और अपर क्लास के लिए किया था। इसने कहा कि जी ये जो निचली फैमिलीज़ हैं ना, उनके जो बच्चे हैं उनको नेचर पे छोड़ दें, वो खुद ही सीखेंगे, ठीक है। तो डिवाइस्ड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर रिच एंड अपर क्लास ओनली, तो उसके लिए इसने फिर ये 5 स्टेजेस भी बताई थी। फादर ऑफ नेचुरलिज्म है, नेगेटिव एजुकेशन का फादर है, या कॉन्सेप्ट नेगेटिव एजुकेशन इसने दिया था। ये क्या होता है मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसने कहा कि एम ऑफ लाइफ इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन से क्या मुराद है,
एक बंदे के अंदर वो सलाहियत पैदा कर देना कि जो उसके माइंड में है उसकी ज़ुबान पे आ जाए। ठीक है। अच्छा टीचर कौन सा होता है? जो एक्सप्रेसिव होता है, ठीक है, जो एक्सप्लेन कर सकता है चीज़ों को। तो इसने कहा कि ज़िंदगी का मकसद ही सेल्फ एक्सप्रेशन है कि आप के अंदर जो कुछ सलाहियतें मौजूद हैं या जो कुछ आपने सुना सीखा जाना, उसको आप क्या करें, खुद से एक्सप्रेस करने की स्किल डेवलप करें। अच्छा, इसके बाद है प्रेफर्ड सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। कल हमने ना रियलिज्म फिलोसफी पढ़ी थी, तो ये रियलिज्म से मिलती जुलती फिलोसफी। उसमें भी हमने यही कहा था ना कि नेचर पे, मटेरियल पे, फिजिकल चीज़ों के ऊपर और 5 सेंसेस से चीज़ें एक्वायर करना, सेंसेस के ज़रिए से। जबकि आइडियलिज्म ने माइंड की बात की थी और रियलिज्म ने सेंसेस। तो इसकी थ्योरी नेचुरलिज्म और रियलिज्म बहुत हद तक इनके कुछ पॉइंट सिमिलर हैं, वो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे फिलोसफीज़। बहरहाल इतना आप याद रखें कि इसने भी वही बात सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात की। इसने कहा कि चाइल्ड बाय बर्थ अच्छा होता है, नेचर इसको गलत करती है, यानी एजुकेशन एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो इसने परमिसिवनेस का, इसने कहा कि फ्रीडम दे दें बच्चों को, खुली छूट दे दें। परमिसिवनेस यानी फ्रीडम ऑफ चॉइसेस इन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट रोसो ने दिया था। जोहन हेनरिच पेस्टोलोजी, डेट ऑफ बर्थ डेथ लाजमी याद करेंगे इसकी, स्विस थे। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनकी याद करें और इनकी ना करें, क्योंकि ये जो कुछ नेम्स है ना, अब ये वो इज नोन एज फादर ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ये बंदा है। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग का बाबा इसको माना जाता है, नेगेटिव एजुकेशन का बाबा इसको माना जाता है। ठीक है, इसका मैंने आपको नहीं कहा। इसको देखें, फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन है, जॉन डेवी का बहुत रोल है और इससे मुताल्लिक लाजमी सवाल आता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जोहन हेनरिच पेस्टोलोजी, ये भी एक स्विस थे जिस तरह रोसो स्विस था। तो इसने सबसे पहला नॉर्मल स्कूल बनाया। नॉर्मल स्कूल कौन सा होगा? अगेन टीचर ट्रेनिंग वाला, बर्गफोर्ड के अंदर 1799 में, यस 1799 में बनाया। ठीक है, और जो कि क्लोज हो गया था 1825 में जाके। अच्छा, इसी वजह से इसको फादर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है। वोकेशनल एजुकेशन से क्या मुराद है? प्रोफेशन से, किसी ट्रेड से, प्रोफेशन, हाँ, उससे रिलेटेड जो एजुकेशन होती है। तो टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, तो इससे रिलेटेड एजुकेशन के लिए इसने जो पहला स्कूल बनाया था वो यही टीचर ट्रेनिंग का बनाया था। तो इसलिए ये फादर ऑफ टीचर ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन भी हैं और फादर ऑफ नॉर्मल स्कूल भी हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका मेजर वर्क डेवलप्ड ऑब्जेक्ट लेसन एम्फसाइजिंग सेंसरी लर्निंग। ऑब्जेक्ट लेसन से क्या मुराद है? एक सवाल है मेरा आपसे। ये एक थ्योरी है जोहन लॉक की, टेबुला रासा, इंग्लैंड के ये थे जोहन लॉक। इसकी डेट बर्थ डेथ को गोली मारे नहीं याद करनी। इसने एक थ्योरी दी थी टेबुला रासा थ्योरी। लैटिन वर्ड है टेबुला, जिसका मतलब होता है इरेज्ड स्लेट या ब्लैंक स्लेट। अजान हो रही है इधर, 1 मिनट से प्लीज़। अच्छा, हम बात कर रहे थे टेबुला रासा की। तो जॉन लॉक इंग्लैंड के थे, इसने एक थ्योरी दी टेबुला रासा, और इसने कहा कि बच्चे का माइंड एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, खाली स्लेट की तरह। ठीक है, और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो इस ब्लैंक स्लेट को फील करते हैं। यानी बच्चे के माइंड खाली है, खोखला है, एक्सपीरियंसेस से उसका माइंड फिलअप होता है। वो डब्बा, वो बॉक्स फिलअप होता है या स्लेट फिलअप होता है। कौन करता है? स्कूल। ठीक है, ये इसकी थ्योरी थी कि बच्चे का माइंड ब्लैंक होता है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थ्रू एक्सपीरियंसेस इसके माइंड को क्या करे, फिलअप करे। अब देखें, यहाँ पे सवाल है, ही डेवलप ऑब्जेक्ट लेसन एम्फसाइजिंग सेंसरी मेमोरी। तो यानी लेक्चर या लेसन के अंदर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ाना। अब मेरे पास आज ऑनलाइन था तो यही एक ऑप्शन था कि मैं स्लेट लाने के बजाय आपको स्लेट की इमेज दिखाता और जोहन लॉक की इमेज मैंने दिखा दी। तो इससे वो ये जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, मुझे समझाने में आसानी हो गई और आप लोगों को समझने में आसानी हो गई। ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ है? या इधर हम बात कर लें, यस सर, इधर हम बात कर लें एमिल की। तो इधर ये उस बच्चे की बात की जी, बच्चे की अपब्रिंगिंग थी, तो वो उसकी किताब, उस नॉवल के ऊपर ही
उस बच्चे की इमेज प्रिंट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इससे समझाना भी आसान, समझना भी आसान, इससे हमारे सेंसेस क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। ये चीज़ उसने पहली मरतबा डेवलप की थी कि ऑब्जेक्ट लेसन पे फोकस किया जाए ताकि बच्चे के सेंसेस क्या करें। हम सिर्फ क्या करते हैं जी, और चुप करके पढ़ाते जाना जी, आया टीचर एक कॉन्सेप्ट दिया और बात ख़त्म। तो वो कहते हैं कि आप बच्चे, आप देखें ना हमारे 5 सेंसेस हैं, हमने कल पढ़ा था। अब देखने से कितना है, 75% नॉलेज, सुनने से कितना है, 13% है, टच से कितना है, 6% है। अब एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो 6% बच्चा गेन करेगा ना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्मेल होगा ऑब्जेक्ट तो वो स्मेल करेगा, टेस्ट करेगा, टच करेगा, ठीक है, सुनेगा, ठीक है, या उसको ऑब्जर्व। एक ये है कि उसने देखा ही नहीं, सिर्फ सुना है, तो कितने फीसद नॉलेज आ रहा है, सिर्फ 13%। और अगर वही बच्चा वही चीज़ देखेगा अपनी आंखों से तो 75% इजाफा हो। तो इसने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट लेसन लाएं आप, ठीक है, लेसन के अंदर क्या चीज़ें हों, ऑब्जेक्ट्स आप जो है वो। तो ये जो है इसने दूसरा मेजर इसका की वर्क है। फादर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। एलिमेंट्री एजुकेशन को बेहतर करने के लिए इसने बड़ा की रोल अदा किया। इसने कहा कि लर्निंग का फोकस 3H पे होना चाहिए, हेड, हर्ट एंड हैंड। हम ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ेंगे तो उसमें हम कहेंगे कि ब्लूम टेक्सोनोमी इज रिलेटेड टू कॉग्निशन यानी हेड, ठीक है, और कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन यानी वैल्यूज, फीलिंग्स, हर्ट, और प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइज, डूइंग, हैंड, उसको हम साइकोमोटर डोमेन। तो बाद में बेसिकली इसी 3H से वो जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है ब्लूम टेक्स, वो भी डिज़ाइन किए गए। तो इसने कहा कि 3 चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, बच्चे की जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है, और उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, वो एक्सरसाइज करे। वो एक्सरसाइज से मुराद किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाए, ठीक है। ये रोसो से और उसके नावल एमिल से बड़े इंस्पायर थे। पेस्टलोजी ने नेचुरलिज्म की एडवांस फॉर्म, मॉडिफाइड नेचुरलिज्म। अगर इधर आप बात करें ना नेचुरलिज्म की, तो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, इसने कॉन्सेप्ट दिया था रोसो ने। फिर इसने आके क्या किया, उसकी एडवांस शक्ल दे दी ऑब्जेक्ट लेसन्स के थ्रू, ठीक है। इसने कहा कि सोसाइटी को हम रीजनरेट कर सकते हैं उसको एजुकेट करके, ठीक है जी। जॉन लॉक मैंने बता दिया। जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट ये जर्मन थे, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन थे। अब देखें क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, इसने ही इज नोन एज फादर ऑफ लेसन प्लानिंग या इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। पहला लेसन प्लान का कॉन्सेप्ट इस बंदे ने दिया था और मेथड भी इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। ये जर्मन एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेटर थे। इसकी 2 मशहूर किताबें हैं, साइंस ऑफ पेडागोजी एंड आउटलाइन ऑफ द पेडागोजिकल थ्योरी। तो 2 मशहूर इसकी फेमस बुक्स हैं। इसकी थ्योरी है हर्बर्टियनिज्म, जर्मन एजुकेटर है तो इसको हर्बर्टियनिज्म थ्योरी भी बोला जाता है, या इसका हर्बर्ट लेसन प्लानिंग अप्रोच भी इसको बोला जाता है। तो इसने कहा, इसने 2 मेजर वर्क हैं, 2 प्रिंसिपल वर्क थे, ठीक है। इसने एक तो पेस्टलोजी का आइडिया लिया, ABC ऑफ सेंस परसेप्शन, यानी सेंसेस को प्रमोट करने की बात इसने अपनी थ्योरी के अंदर की कि आप जो है वो बच्चे के सेंसेस को क्या करें, ट्रिगर करें, वही जो पेस्टलोजी ने बात की। दूसरा इसने यूनिवर्सल प्रोसेस बताया पेडागोजी का, या टीचिंग के 5 फॉर्मल स्टेप्स बताए लेसन प्लानिंग के 1806 में। वो कौन कौन से हैं, ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, जो बैच 18 के हैं, बैच 19 वाले पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी मुहर्रमुल हराम 11 मुहर्रम से आपका सेशन रेगुलर शुरू होगा, तो उसमें प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, यानी आप बच्चे को प्रिपेयर करें, उसका प्रीवियस नॉलेज जज करके नया टॉपिक प्रेजेंट करें, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, उससे रेलिवेंट एग्जाम्पल दें, उस जो आपने एक एग्जाम्पल दी है उसको बड़े पैमाने पर जो है वो अप्लाई करें, उसको जनरलाइज करें, और एप्लीकेशन बच्चों से कहें कि वो अब आपको करके दिखाएं प्रैक्टिकल। तो ये 5 स्टेप्स इसने दिए हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यूँ भी आ सकता है पेपर में कि व्हाट इज़ 3rd स्टेप इन इंस्ट्रक्शन लेसन या इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग और लेसन प्लानिंग प्रेजेंटेड बाय जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट, ठीक है, तो यूँ भी आ सकता है। उसके बाद है जी जर्मन एक और एजुकेशनिस्ट है बता दें इसमें जी, जनरलाइजेशन
उसको एक्सप्लेन करते हैं। जनरलाइजेशन ये है ना कि आपने, मैं बखर से हूँ ना, तो आपने मेरे से एक लेक्चर लिया तो आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आपने कहा कि जी बखर के लोग बड़े लायक हैं। अब आपने सिर्फ मेरे से ही कोई 1 घंटा हमारी कन्वर्सेशन या लेक्चर हुआ, बहुत अच्छा लगा आपको, या दूसरी कंडीशन है बहुत बुरा लगा, आप कहते हैं नलायक हैं बखर वाले सारे। इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। जब आप एक चीज़ छोटे पैमाने पे एक एग्जाम्पल को, 2 एग्जाम्पल को लेके समझते हैं, फिर उसको हर जगह पे अप्लाई करते हैं, तो ये जनरलाइजेशन कहलाती है। ठीक है। फ्रेडरिक फ्रोबल सिनोनिम भी है जी, क्या ये सिनोनिम? हाइपोथेसिस का सिनोनिम भी है जनरलाइजेशन। नहीं, हाइपोथेसिस का सिनोनिम नहीं है जनरलाइजेशन। फ्रेडरिक फ्रोबल, फ्रेडरिक फ्रोबल जर्मन थे, और अब देखें इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी बर्थ डेथ याद करेंगे, 1782 से 1852। ये जो ईसी एजुकेशन है ना, इसके फाउंडर हैं ये ईसी एजुकेशन के, ये और डॉक्टर मौर्य मोंटेसरी, तो ये फादर हैं, फाउंडिंग फादर ये हैं, ये जो आपका ईसी एजुकेशन सिस्टम है। तो इसने 1837 के अंदर जर्मनी में एक स्कूल बनाया था, जिसको इसने किंडरगार्टन का नाम दिया था। ये जर्मन वर्ड है किंडरगार्टन, जिसका मतलब होता है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। 1837 में उसने ये स्कूल 1837 में जर्मनी के अंदर बनाया था। किस साल के, किस एज के बच्चों के लिए? 4 से 7 साल तक के एज के बच्चों के लिए बनाया था। ठीक है। और गार्डन फॉर चिल्ड्रन यानी खेल कूद में बच्चों के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट इसने क्रिएट किया था। और इसने अपने उस स्कूल को, किंडरगार्टन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, गिफ्ट्स, ऑक्यूपेशन एंड सॉन्ग। आपको अगर कोई गिफ्ट दे तो आप उसको संभाल के रखते हैं या किसी के साथ शेयर कर देते हैं, किसी को दे देते हैं? जी सर संभाल के रखते हैं। यूज करके फिर क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर किसी ने कोई रिंग आपको गिफ्ट कर दी, तो वो जो है आप यूज करेंगे और उसको एहतियात से रखेंगे ना। जी सर। यूज करके तो ये आप मुसलमान सारी सब फीमेल है ना, कर देते। फीमेल है, मतलब आप ऐसा करेंगे कि अगर आपको आपके हस्बैंड ने, भाई ने, अबू ने कोई रिंग दी है गिफ्ट में या किसी फ्रेंड ने, तो आप उसको रीशेप करवा लें सुनार से। ऐसे होता है? बहुत कम होता होगा, मेरे ख्याल में नहीं होता। ऐसे ही है ना? में होता है। जी सर। हाँ, तो ये गिफ्ट को ऐसे ही आप लोगों ने याद रखना है कि गिफ्ट वो मटेरियल थे जो जिस हालत में क्लास में उठाए जाते, यूज करके वैसे ही संभाल के रख दिए जाते थे। यानी इसमें वो क्या क्या होता कि उनको चेंज या मॉडिफाई नहीं करते थे इन ऑब्जेक्ट या चीज़ों को। ये नीचे एग्जांपल काफ़ी सारी हैं। बॉल्स थी, जैसे बॉल को अब क्या कर सकता है, एक बच्चा खेल ही सकता है। बॉक्सेस है, वुडन क्यूब बॉक्सेस, ये वाले ये पड़े हैं सारे। ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगल्स, ये रेक्टेंगल्स थी, किधर पड़ी हैं? ये इस तरह की ये पड़ी थी। अच्छा, इसी तरह जो है वो बीड्स, रिंग्स, ये जो दाने होते हैं, ये बीड्स, रिंग्स, ये सारी चीज़ें उसी हालत में वापस रख दी जाती थी। फिर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है कि वो एक्टिविटीज़ थी जो बच्चे परफॉर्म करते थे। गिफ्ट मटेरियल थे और ऑक्यूपेशन में बेसिकली इसमें चीज़ें मटेरियल तो थे, बट उन मटेरियल को मॉडिफाई कर दिया जाता था। जैसे ये देखें, पेपर से इस तरह की चीज़ें बनाना। ठीक है। वो जो थे धागा था उससे वीविंग का काम करना, पेपर है तो उस पर पेंटिंग करना, मट्टी है तो उससे चीज़ें बनाना। ठीक है। तो वो ओरिजिनल हालत में, जिस हालत में उनको चीज़ें मिलती थी उस हालत में वो नहीं रखते थे। मटेरियल नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर द यूज। ये 12 थे, गिफ्ट 10 थे। सॉन्ग्स आपको पता है, पोइम्स एंड राइम्स थी, नज़में, गज़लें, सॉन्ग्स, इस तरह की चीज़ें बच्चों को सुनाई जाती थी। तो ये 3 जो है वो कंपोनेंट थे फ्रोबल के किंडरगार्टन के, जो 1837 में फ्रोबल ने, गार्डन फॉर चिल्ड्रन जर्मन वर्ड है, जो उसने 1837 में 4 से 7 साल के बच्चों के लिए फ्रेडरिक फ्रोबल ने जर्मनी बनाया था। इसकी बर्थ जो है 1782 में और डेथ 1852 में हुई थी। फ्रेडरिक फ्रोबल की फ़िलोसफ़ी, अब ये याद रखिएगा कि नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म एक दूसरे के सख्त मुखालिफ फ़िलोसफ़ीज़ हैं। 5 जनरल फ़िलोसफ़ीज़ में ये दोनों मौजूद हैं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और कुछ लोगों ने पढ़ी हुई है, उनको आइडिया होगा कि आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म टोटली एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। जैसे मैंने बताया, नेचुरलिज्म किससे रेलिवेंट है? शाबाश, किस फिलॉसफी से मिलती है? सर रियलिज्म से मिलती है। तो रियलिज्म आइडियलिज्म से मिलती है? नो।
नो तो ये भी नो सर। उसके अगेंस्ट, बट फ्रेडरिक फ्रोबल ने दोनों को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ये हम इसका नाम पढ़ेंगे जब ये यहाँ आ रहा है ना, तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे कि इसके एक हम पढ़ेंगे कि आइडियलिज्म के फाउंडर कौन है और इसके सपोर्टर कौन है। तो आइडियलिज्म में भी फ्रोबल का नाम पढ़ेंगे और नेचुरलिज्म में भी। तो उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना कि इसका नाम दो जगहों पे क्यों आया, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके जो आइडियलिज्म है एक रिलीजियस फिलोसफी है। कौन सी फिलोसफी है? रिलीजियस। ठीक है, और ये जो है ना ये सेकुलर फिलोसफी है नेचुरलिज्म, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके रिलीजियस बिलीव्स की बेस पे इसने आइडियलिज्म को एक्सेप्ट किया। और इसके साथ साथ ये रोसो और पेस्टलोजी, ये दोनों कौन से थे जी? इन्होंने कौन सी फिलोसफी दी, इसने और इसने? शाबाश। सर रोसो ने नेचुरलिज्म और पेस्टलोजी ने? शाबाश शाबाश। सर आज जिसने सर, जवाब इन्होंने दिया ना जो- उसको मैं सैल्यूट करूंगा जी। शाबाश, जल्दी बताएं फिर मैं दिखाता हूँ कि इसने क्या किया था। सर पेट्रोलॉजी ने सर नेचुरलिज्म नेचुरलिज्म दिया है। कौन सा नेचुरलिज्म दिया है? मॉडिफाइड। यस, वेल डन जी। क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए भाई जिसने ये जवाब दिया। वेल डन, माशाल्लाह। ये अभी मैंने आपको बताया, ये देखें, पेस्टलोजी ने मॉडिफाइड नेचुरलिज्म दिया। तो ये दोनों नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों बातें लिखी हुई हैं कि आइडियलिज्म से भी इंस्पायर था और रोसो और पेस्टलोजी से भी, बेसिड्यू से भी। ठीक है, ये तीनों के तीनों नेचुरलिस्ट हैं। तो इसके करिकुलम के जो है वो 4 प्रिंसिपल है। सेल्फ एक्सप्रेशन, ये जैसे नेचुरलिस्ट का था। क्रिएटिविटी, बच्चा क्रिएट करे चीज़ें। सोशलाइजेशन, ग्रुप वर्क करे। मोटर एक्सप्रेशन, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको यूज़ करे। सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट या उसकी सिग्निफिकेंस पे पहला फिलोसफर है जिसने काम किया था। सोशलाइजेशन क्या है कि बच्चे जिस जगह पे बैठे हैं, मौजूद हैं, तो ग्रुप वर्क कर सकें, टीम वर्क करें, दूसरों के साथ मिलजुल के काम करें। ठीक है, इसकी बुक है पेडागोग्स ऑफ किंडरगार्टन और दूसरी एजुकेशन ऑफ मैन, इंपॉर्टेंट है दोनों। इसके मशहूर अकवाल हैं। इसने कहा कि लर्निंग 3 चीज़ों का नाम है, नोइंग, फीलिंग एंड डूइंग। वही बात, हेड, हर्ट और हैंड। नोइंग हेड से है, फीलिंग हर्ट से है, डूइंग हैंड से है। जो किसने कॉन्सेप्ट दिया था? अभी हमने पेस्टलोजी की बात की है ना, 3H की। तो इसने हेड के बजाय क्या किया? हेड में हम मालूमात रखते हैं ना, नॉलेज, नोइंग। हर्ट में फीलिंग हम रखते हैं। हैंड में, हैंड से डूइंग। तो हेड, हर्ट और हैंड, नोइंग, फीलिंग, डूइंग एक ही बात हो गई। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंटल लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिस तरह बच्चे की हम पढ़ते हैं ना कि बच्चे की ग्रोथ कैसे कैसे, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे को हमें पढ़ाना चाहिए। प्ले जो है वो इंजन है रियल लर्निंग का, यानी बच्चे को खेल कूद में, यही तो इसके किंडरगार्टन में काम था। तमाम बच्चों के पास पोटेंशियल होता है, वो लर्न कर सकते हैं। तो इसमें कहा कि टीचर का रोल क्या होता है? बच्चे को केयर करना और उसकी ग्रोथ को, उसकी नर्चर को, इन्वायरमेंट उसको देना। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, 1870 से 1952, इटालियन थी, इटली से इनका ताल्लुक था। पहली फीमेल थी जिसने रोम यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की डिग्री हासिल की। ये सवाल आया था एक दफ़ा पेपर में कि मारिया मोंटेसरी डॉक्टर मारिया मोंटेसरी वाज बाय प्रोफेशन। तो वो जो है आगे लिखा हुआ था जी, एजुकेशनिस्ट, टीचर, इस तरह बहुत से लोगों ने टीचर लिखा। तो ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर थी। ठीक है, डॉक्टर थी ये। रोम यूनिवर्सिटी से 1896 में इसने, पहली फीमेल ने जो है वो मेडिसिन की, डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी। मोंटेसरी ने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसका मेथड भी बड़ा मज़ेदार। अच्छा, आप में से जो फैमिलीज़ वाले हैं या अपने बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में बड़े आप लोग जो है ना वो केयरिंग होते हैं छोटे बच्चों के बारे में, तो मेरी आपको ना एक सजेशन है, या आपका कोई इंटरेस्ट है, कोई अच्छे लेवल का आप टीचिंग में इंटरेस्ट है आपका, तो आप ना मोंटेसरी के टूल्स देखें और उनको यूज़ करने का प्रोसेस देखें। इसके कोई 300 प्लस के करीब जो है वो इसके डिफरेंट टूल्स हैं जो ये कहती हैं कि यूज़ करें, और आप उसको लो कॉस्ट पे बना सकते हैं। यानी पेपर से, कपड़े से, इन चीज़ों से आप बना सकते हैं। इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े अच्छे ऑब्जेक्ट्स हैं इसके। तो मोंटेसरी मेथड में बेसिकली इसने क्या किया था कि बच्चों को फ्रीडम दें, वो खुद करें काम, इन्वायरमेंटल रिचनेस, हर वो चीज़ उनको दें
जो उनको ज़रूरत हो टीचिंग मटेरियल में। कोलैबोरेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ करेक्टिंग वे ऑफ लर्निंग, यानी बच्चे आपस में कोलैबोरेट करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हो और सेल्फ करेक्शन हो, टीचर पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया जाए बच्चा, यानी बच्चे को देखे ना, अब उसने कोई पेंटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, तो वो किसी चीज़ को देख के उसकी इमेज बनानी है तो वो वैसे ही कलर चूज़ करेगा अपनी ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो जहाँ से गलती होगी वो खुद ठीक करे। तो ये मोंटेसरी मेथड का ऑब्जेक्टिव था। इसने कहा कि बच्चा जो है ना वो मैथमेटिकल माइंड के साथ पैदा होता है। इसने उसकी एविडेंस में ये कहा कि छोटे बच्चों को अगर कोई चीज़ें दी जाए ना तो वो उनको बड़े ऑर्गेनाइज पैटर्न में, ऑर्डर में, तरतीब में रखने की कोशिश करते हैं। तो उसने कहा कि ये बेसिकली एक मैथमेटिकल स्किल है, चीज़ों को ऑर्डर देना, तरतीब देना। तो इसने कहा कि बच्चे बाय बर्थ मैथमेटिकल माइंड के साथ आते हैं। दूसरा इसने कहा कि बर्थ से 6 साल तक बच्चे का माइंड एब्जॉर्बेंट माइंड होता है। क्या होता है? एब्जॉर्बेंट माइंड, यानी इस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस एज में बच्चा जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। रिसर्च कहती है कि बर्थ से 4 साल तक 50% इंटेलिजेंस डेवलप होती है। पहले 4 साल में 50%, अगले 4 साल में मज़ीद 30% जो है इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है, यानी 8 साल में बच्चा 80% इंटेलिजेंस अपनी डेवलप कर चुका। तो यही बात इसने की है कि फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर चाइल्ड हैज़ एब्जॉर्बेंट माइंड, वो हर चीज़ को पिक करता है। मोंटेसरी ने इसने भी वो टूल दिए जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि इसके बड़े मज़ेदार टूल हैं। तो इसने भी टूल दिए जिसमें पिंक टावर, ब्रॉड स्टेयर, रॉड्स, पेंसिल होल्डर, मूवेबल अल्फ़ाबेट्स, ये मुख्तलिफ चीज़ें थी जो यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं आपको। तो इसने स्पेशल मटेरियल दिए बच्चों के सेंसेस को क्या करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए। तो अब चूँकि ये देखने से, टच करने से रिलेटेड थे तो इसलिए इन मटेरियल्स को क्या नाम दिया गया, सेंसोरियल मटेरियल, सेंसरी मटेरियल, जिससे यानी बच्चे के सेंसेस जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो इससे सेंसरी गेम से बच्चे के सेंसरी मसल्स जो हैं वो मेंटल मसल्स डेवलप होते हैं, ज़हनी सलाहियतें बहुत बेहतर होती हैं। जैसे अब ये देखें, बच्चा चीज़ों को उनके साइज़ और कलर की बेस पे अरेंज कर रहा है थ्रू बाय यूजिंग हिज सेंसेस। अब देखें वो देख रहा है, ठीक है, और देखते हुए वो चीज़ों को क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न पे ला रहा है। जी क्या सवाल है? सर इनको एविएट्स भी कहते हैं, टूल्स कह रहे हैं आजकल मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू नहीं कहते, इन्हें हम, मेरी बात सुन लेना। सर आपकी ये बात में यूज होते पूरा हैं। जवाब मैं दे रहा हूँ तो पूरा तो सुने मोहतरमा। सेंसोरियल मटेरियल को एविएट्स नहीं कहते, याद रखिएगा। मोंटेसरी में जब आप पढ़ेंगे सवाल आ जाएगा, लिखा होगा ऑप्शन में एविएट्स, वहाँ पे आप टिक करके आएंगी तो मुझे आगे बताएंगे कि सर मेरा बहुत अच्छा, ये जवाब भी मेरा ठीक था, और मैं कहूँगा गलत है। एविएट्स बिल्कुल इनको कहते हैं, बट यहाँ पे नहीं कहते। क्लियर बात मेरी? जी जी क्लियर है सर, थैंक यू। बिल्कुल एविएट्स कहते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, बट ये सारे विजुअल एड्स हैं, ऑडियो तो नहीं है। बट ये इनको आजकल हम एविएट्स को हम कहते हैं टीचिंग एड्स। तो ये जो है ना सेंसोरियल मटेरियल है, नॉट टीचिंग एड्स। ठीक है, सर आई वांट टू ऐड वन। जी जी ये जो मारिया मोंटेसरी है, जो हमारे बहुत सारे एडवांस स्कूल हैं जहाँ प्रॉपर मोंटेसरी की क्लासेस होती हैं और उसी की बेस पे आगे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर ये जो मटेरियल इनको आप टूल्स बोल रहे हैं, मोंटेसरी लैब्स होती हैं, तो ये सारा मटेरियल के अंदर होता है। तो ये जितना भी मटेरियल, इसको फिर आप एविएट्स का नाम नहीं देते, ये लैब्स हैं एक तरह की, जैसे लैब्स होती हैं। अच्छा, रेडी और प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, इसने कहा कि आप क्लास में बच्चों को हर तरह से फैसिलिटेट करें। यहाँ पे भी हमने अभी देखा है कि इन्वायरमेंटल रिचनेस, क्या मतलब कि क्लास के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हों जिससे बच्चे ने कोई चीज़ लर्न करनी है, सीखना है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट क्लास का, स्कूल का, क्लास के बाहर का, उसको इसने रेडी या प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट का नाम दिया। इसने पहला स्कूल इस्टेब्लिश जो किया था 1907 में किया था, और इसको इसने चिल्ड्रन हाउस का नाम दिया था। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का नाम किसने दिया जी? शाबाश, जल्दी से बताएं जी।
Nalaik. Sir, Dalton School or Yes, Children Dalton University. School. The other name of Same Dalton thing. School is Children The University. second name. यस तो चिल्ड्रन हाउस जो है ना ये मिक्स नहीं करना आप। चिल्ड्रन हाउस मोंटेसरी का स्कूल का नाम था, पहला उसने 1907 में बनाया। अभी जो है ना पंजाब के अंदर ये मोंटेसरी लेवल के स्कूल पर सरकारी स्कूलों के अंदर ये चीज़ें अभी जो है वो लाई जा रही हैं। तो अभी ये 50 के करीब ममालिक के अंदर मोंटेसरी स्कूल चिल्ड्रन हाउस इस्टेब्लिश्ड हैं। इसने कहा कि ये पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ चल रही है 3R वर्क साइकिल। इसने कहा कि बच्चों का यानी ईसी का, किंडरगार्टन का, कच्ची, नर्सरी, ये मुख्तलिफ नाम है हमारे यहाँ, तो प्री प्राइमरी, इन बच्चों का जो वर्क आ रहे हैं वो मैक्सिमम 3R होने चाहिए, यानी 3 घंटे इन बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाएं। पाकिस्तान में, पंजाब में जहाँ जहाँ पे ईसी स्कूल है, कच्ची क्लास है, नर्सरी क्लास है, उनकी स्कूल टाइमिंग 3R है। और ये किसने बात बताई थी सबसे पहले? आप सब टीचर हैं, आपको पता होगा इस बात का। 3R वर्क साइकिल ये मोंटेसरी ने दिया था कि बस ये इनकी कैपेसिटी इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसके बाद बच्चे जो है ना वो सो ही जाएंगे क्लास में। तो 3R वर्क साइकिल का कॉन्सेप्ट इसने दिया। उसके बाद है फॉल्स फटीग, कि बच्चे को इसके बाद जो है ना वो थक जाता है, उसको गनूदगी और नींद आ जाती है। और इसने कहा कि बच्चा जब किसी भी काम में अपना इंटरेस्ट लूज़ करना स्टार्ट करे, इसको फॉल्स फटीग कहा जाता है। और ये बच्चों के अंदर 10 बजे होते हैं। आप सारे फैमिलीज़ वाले हैं तो बच्चा जो छोटा बच्चा होता है ना वो तकरीबन 9:30 से 10:30 के दरमियान उसको नींद आती है, चाहे वो घर में है चाहे वो स्कूल में। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ईसी और कच्ची, आप उनको ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि बच्चे जो है ना वो चीज़ों में इंटरेस्ट लूज़ करते हैं और उनको नींद सी आती है, और ये तकरीबन 10 बजे के करीब ये फिनोमेना होता है। अच्छा, इसने पहला स्कूल हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए, माजूर बच्चों के लिए भी बनाया, और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे इसका बड़ा काम है, जैसे फ्रोबल का था। इसकी बुक्स हैं डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, मोंटेसरी मेथड, सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, एब्जॉर्बेंट माइंड। ये याद कर लें, डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, मोंटेसरी मेथड, सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड एंड एब्जॉर्बेंट माइंड। इसका एजुकेशनल मेथड सेंसेस के ऊपर इसका मेजर फोकस था, सेंसरी एजुकेशन, म्यूज़िक के ऊपर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के ऊपर वही 3R, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। ये 3R ये पेपर में पूछा जा चुका है, इसका क्या मतलब है? रीड, राइट एंड अरिथमेटिक्स, ये 3 चीज़ें होती हैं, इनको 3R कहा जाता है एजुकेशन में। बट इसने कहा रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक है ना, इसने कहा राइटिंग बिफोर रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड अरिथमेटिक्स। नॉर्मल क्या होता है? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, नोट कर लें। बट इसने कहा कि राइटिंग पहले, रीडिंग बाद में, फिर अरिथमेटिक्स, कैलकुलेशन, हिसाब किताब। मोंटेसरी ने 5 एरियाज़ बताए कि बच्चे के इन 5 एरियाज़ को कवर किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ, सेंसोरियल एस्पेक्ट, मैथ, लैंग्वेज और कल्चर। अब जैसे हमने बात की, डेवी के करिकुलम के 3 लेवल थे, अच्छा रोसो के करिकुलम के 5 लेवल थे, मोंटेसरी के करिकुलम के कितने लेवल हैं? 4 लेवल हैं। इन्फेंट एंड टॉडलर 0 से 3 ईयर तक, प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन 3 से 6 ईयर तक। पाकिस्तान में जो किंडरगार्टन की ECE की ऑफिशियल एज है, पाकिस्तान की पहली एजुकेशनल पॉलिसी जिसके अंदर ECE को बाकायदा शामिल किया गया, इससे पहले नहीं था, वो 2009 की पॉलिसी। और आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी भी 2009 की पॉलिसी है। 2017 में पॉलिसी बनाने के लिए ड्राफ्ट बनाया गया था, हुकूमत टूट गई थी, ड्राफ्ट अप्रूव नहीं हुआ था। 2021 में PTI की गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट बनाने के लिए पूरे मुल्क से थ्रू ईमेल सजेशन ली थी, लेकिन फिर जो है वो क्या हुआ था आपको पता है, तो वो ड्राफ्ट ही नहीं बना था। तो कौन सी पॉलिसी हमारी चल रही है भाई जी? कौन सी पॉलिसी? 2009 की है, 2019 ठीक है। 2009 पहली पॉलिसी जिसके अंदर ECE या किंडरगार्टन एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर रेकमेंड की गई, वो कौन सी पॉलिसी है भाई? 2009 Yes, 2009। और उस जो बात असल में जिस मेन पॉइंट था, जिसकी बेस पे ये सारा बैकग्राउंड बताया मैंने, कि उस पॉलिसी के अंदर जो ECE की एज है वो कितनी है? वो 3 से 5 साल है, ये भी याद रखिएगा। तो जो हमारे यहाँ किंडरगार्टन या प्री स्कूल एज है, यहाँ इन्होंने मोंटेसरी ने 3 to 6 ईयर दी, एलिमेंट्री स्कूल की 6 से 12 और मिडिल की 12 से 18।
तो मोंटेसरी एसोसिएशन मोंटेसरी इंटरनेशनल, ये इसकी एसोसिएशन भी है जो काम कर रही है। रेग्यो एमिला और वॉल्ड्रॉफ स्कूल, ये भी इसके नाम और इसका काम याद रखिएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। रेग्यो एमिला बेसिकली एजुकेशनल फिलोसफी और पेडागोजी है, प्री स्कूल और प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड। इसका फोकस स्टूडेंट सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिव सेल्फ गाइडेड करिकुलम के ऊपर होता है, ठीक है, यानी जिसमें टीचर का रोल कम होगा, सेल्फ सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, कंस्ट्रक्टिव और सेल्फ गाइडेड। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी यानी लर्निंग बाय डूइंग होगी, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ थ्रू रिलेशनशिप काम करेंगे। एक इंक्लूसिव जो है वो क्लास का इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, रेग्यो एमिला बेसिकली इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर था? सोशल कोलैबोरेशन, बच्चों का आपस में एक दूसरे के साथ इनकी कोलैबोरेशन हो, ताकि बच्चे ग्रुप वर्क में एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेशन कोलैबोरेशन के साथ काम करें। ये कब काम स्टार्ट हुआ था? वर्ल्ड वार 2 में, ये वर्ल्ड वार 2 के बाद, ठीक है, 1945 में एक टीचर जिसका नाम था लोरी मेलॉग्जी, इसने जो है ना ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था रेग्यो एमिला लोकल पेरेंट्स के साथ मिलके। ये एक सिटी था बेसिकली नॉर्दर्न इटली के अंदर, तो वहाँ उसने चाइल्ड केयर के लिए एक सिस्टम, एक स्कूल इस्टेब्लिश किया। तो वहीं से जो है ये प्रमोट हुआ और इसको रेग्यो उसी शहर के नाम से, कि अब इसका फोकस अगेन जैसे हमने मोंटेसरी पढ़ा, फ्रोबल पढ़ा, तो इसका रेग्यो एमिला का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इतना ही आपने याद रखना है कि लोरी मेलॉग्जी ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था ये रेग्यो एमिला एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर था कि बच्चों को ये जो वारफेयर है इन चीज़ों से दूर रखने के लिए एक दूसरे के जो सिटीजनशिप है, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डेवलप करने के लिए, ठीक है। रेग्यो एमिला का कोलैबोरेशन पे फोकस है, जबकि मोंटेसरी में इंडिपेंडेंट लर्निंग पे फोकस था। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है ना कि इन्वायरमेंटल फ्रीडम और बच्चा क्या करे मोंटेसरी के अंदर, इंडिपेंडेंट लर्निंग, सेल्फ करेक्टिंग वे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका फोकस सेल्फ करेक्शन पे था मोंटेसरी का। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि रेग्यो एमिला में, कि रेग्यो एमिला बाकी सारी चीज़ें वैसे ही थी, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस थी लोरी मेलॉग्जी की, बट यहाँ पे फ़र्क ये था कि इसमें स्टूडेंट की कोलैबोरेशन पे ज़्यादा फोकस था। वॉल्ड्रॉफ स्कूल, इसी तरह वॉल्ड्रॉफ स्कूल जो है इनका फोकस था थिंक फील एंड एक्ट, वो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है, थिंकिंग फीलिंग और एक्टिंग फ्रोबल के सिस्टम के अंदर, ये देखें, ठीक है, नोइंग फीलिंग एंड डूइंग, ठीक है, वही बात है, हेड हर्ट एंड हैंड। तो थिंक फील एंड एक्ट, ये तीन जो है वो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे वॉल्ड्रॉफ स्कूल के। वॉल्ड्रॉफ क्लासरूम, हेड हर्ट और हैंड जो अभी हम बात कर रहे थे। स्टेनियर फर्स्ट स्कूल ओपन इन 1999, 1919 के अंदर जर्मनी के अंदर स्टटगार्ट के अंदर ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसको वॉल्ड्रॉफ स्कूल का नाम दिया जाता है। वॉल्ड्रॉफ स्कूल जो है स्टेनियर ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, ये भी जर्मन थे। इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर था कि मोंटेसरी स्कूल का फोकस ज़्यादातर कोर एकेडमिक्स के ऊपर था, यानी बेसिक जो है वो समझाने के ऊपर था। वॉल्ड्रॉफ स्कूल जो है इन्होंने कोर एकेडमिक्स यानी कोई प्रॉपर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाए, ठीक है, इन्होंने कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाए अंटिल ग्रेड 1 और 2, ग्रेड 1 2 तक। बस इनका काम किस चीज़ के ऊपर था? प्ले के ऊपर था, ठीक है। मोंटेसरी फेवर्स वर्क ओवर प्ले, उसका वर्क के ऊपर था, इसका प्ले के ऊपर था। तो बैरल रडोल्फ स्टेनियर जो है ये पॉपुलराइज हैं वॉल्ड्रॉफ स्कूल की वजह से। वॉल्ड्रॉफ आइडिया इज़ टू वेट टू टीच रीडिंग अनटिल चिल्ड्रन आर अराउंड एज 7। तो ये कहते हैं कि 7 साल तक, वैसे भी साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज जो है वो 6 ईयर में जाके प्रॉपर डेवलप होती है। तो इसने कहा कि 7 साल तक वेट करें। पालो फ्रायर ने क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट दिया, ब्राज़ीलियन थे ये। इसने कहा कि बच्चे को हम क्या करते हैं कि क्रिटिकली कॉन्शियस बनाएं, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करें हम बच्चे के अंदर, बजाय इसके कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा पैसिवली उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये टीचिंग मेथड नहीं होना चाहिए। टीचर पढ़ाए, बच्चा सवाल करे। अब जैसे एविएट्स की बात आई, क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अगर वो ना होता तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें उनके माइंड में वैसी रह जाती। ये होती है क्रिटिकल पेडागोजी कि आपको समझ नहीं आ रही है, आपके कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप थ्रू क्वेश्चन, थ्रू इंक्वायरी,
ठीक है, थ्रू सिचुएशनल चैलेंज आप टीचर के सामने वो चीज़ें रखें उसको, और वो टीचर से कहें कि एक्सप्लेन करके दे आपको। इसको कहते हैं क्रिटिकल पेडागोजी। यानी सिंपली पैसिवली आप जैसे सुन रहे हैं इस वक्त मेजॉरिटी, इस तरह ना हो। टीचिंग अप्रोच विद अटेम्प्ट टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस अबाउट रियलिटी एंड चैलेंजिंग डोमिनेशन, यानी सवाल जवाब के ज़रिए से। इसके 3 वेज हैं। डायलॉग यानी सवाल जवाब करें, क्वेश्चन आंसर। प्रैक्टिस यानी एक्शन के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू। एंड जनरेटिंग थीम एंड कोडिफिकेशन, अब तो अपने माइंड में उसका एक थीम भी डेवलप करें। तो 3 इसके स्टेप्स हैं। इसने प्रॉब्लम पोजिंग मेथड दिया कि सर टीचर को प्रॉब्लम, बच्चों को प्रॉब्लम पोज करे, बच्चों को प्रॉब्लम दे, बच्चे जो है उसका फिर आंसर करें। इसने बैंकिंग मेथड और कल्चरल सर्कल इंट्रोड्यूस करवाए। बैंकिंग मेथड टीचिंग के अंदर क्या मतलब है, जैसे आप में से जो सैलरी पर्सन है बैंक में, अगर आपकी को कैश पड़ा है तो वो आपको जो है वो उस पर देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, आपकी कोई एफर्ट नहीं लगती बट आपको अर्निंग हो जाती है। तो ये कहते हैं कि जो टीचिंग है ना, जो लर्निंग है वो थ्रू बैंकिंग मेथड ना हो, फार ग्रांटेड ना हो, गिफ्टेड ना हो। यानी टीचर ही सब कुछ, हर चीज़ बिल्कुल उनको तैयार करके ना समझाए, बल्कि क्या करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें और बच्चे उससे सीखें, खुद क्रिएट करें, अपने नॉलेज को डिस्कवर करें। तो ये बैंकिंग मेथड था। नॉलेज इज टेकन टू बी अ गिफ्ट, यानी वो जो गिफ्ट में लिया जाता है वो बैंकिंग मेथड है। ठीक है, उसके बाद है कल्चरल सर्कल, यानी जिसमें बच्चे जो है नेचर, कल्चर और वर्क से अपनी एवरीडे जो लाइफ से रिलेटेड जितने भी उनकी एक्टिव या वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड जब स्कूल के अंदर अपने टीचर से वो चीज़ें डिस्कस करते हैं और सीखते हैं, तो ये कल्चरल सर्कल है। ये कुछ नेम्स ऑफ स्कूल हैं। सोक्रात के स्कूल का नाम मेगारियन, प्लेटो का अकेडमी, अरिस्टो का लाइसियम, फ्रोबल का किंडरगार्टन, हॉरिसमैन का कॉमन एंड नॉर्मल, जॉन डेवी का लेबोरेटरी, अल्बर्ट गैरे का गैरे प्लान एंड प्लेटोन सिस्टम। ये हम पढ़ेंगे, ये यहाँ नहीं पढ़ा, हम फिलोसफी में पढ़ेंगे। हेलन पार्कहस का डाल्टन प्लान या चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, और पेस्टालोजी का नॉर्मल स्कूल, मोंटेसरी का मोंटेसरी स्कूल या चिल्ड्रन हाउस। ग्रीक में जो स्कूल है ना उसके स्पेलिंग इस तरह होते हैं, स्कूल SCHOL, इसका मतलब होता है लेयर। ग्रीक के अंदर इस वर्ड का मतलब होता है लेयर। लैटिन में स्कूल को ऐसे लिखा जाता है SCHOLA, इसका मतलब स्कूल होता है। जर्मन में ऐसे लिखा जाता है SCHULE, और इंग्लिश में आपको पता है हम ऐसे लिखते हैं। ये आज का टॉपिक था, कहीं से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। जी सर, मेरा एक सवाल है। हम्म